सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज फाइनली हम लोग मिले हैं। किस चीज़ के लिए मिले हैं? आज हम लोग मिले हैं सैम्पल पेपर को डिस्कस करने के लिए। तो बहुत टाइम से वेट था इस सैम्पल पेपर का एक्चुअली में, क्योंकि फॉर्मेट जो था वो बहुत बार चेंज करती है सीबीएसई हमारी। आपको शायद पता ही होगा, लास्ट 3-4 साल में 2-3 बार जो हमारा फॉर्मेट है वो बदल चुका है। ये तो पेपर के फॉर्मेट की बात तो चलो छोड़ ही दो, हमारा जो सिलेबस का फॉर्मेट है वही कितनी बार चेंज हो चुका है कि भैया फर्स्ट टर्म में ये आएगा, अब आधा टर्म होगा, आधा टर्म नहीं होगा, फिर आ गया पूरा टर्म होगा। तो फॉर्मेट बहुत बदलते रहते हैं और उस कारणवश इस बार बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी ये जानने की कि इस बार का फॉर्मेट क्या होगा। बिकॉज दो कारण है कि इस बार का फॉर्मेट की हमें इच्छा थी जानने की। पहला कारण ये है कि अब पिछले साल की तरह टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि कोविड सिचुएशंस बहुत हद तक क्या 90% या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तक ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब पढ़ाई हमारी बहुत नॉर्मल हो चुकी है। सब कुछ अब ऑफलाइन ही है। फ्रॉम डे 1 हम तो सब कुछ ऑफलाइन स्कूल जा रहे हैं। तो अब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब सिलेबस तो डिलीट हुआ, सिलेबस के बारे में तो हमें जानने को मिला, लेकिन बहुत इच्छा थी ये जानने की कि अब क्या होगा हमारे एग्ज़ाम पैटर्न का। क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव भी इस साल आया, वो आया था सीयूईटी, जहाँ पे अब सबको एंट्रेंस देना था। तो सिलेबस जब हमारे इस साल का 2022-2023 का सिलेबस जब लॉन्च हुआ, तो कहीं न कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली बोला ही था कि इस साल हमारे एमसीक्यू काफ़ी आएँगे। और इस साल पेपर के अंदर अगर हम देखें, पहली बात तो 70 नंबर का ही पेपर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि इस बार प्रैक्टिकल, कई अफ़वाहें उड़ी थी कि प्रैक्टिकल जो है वो 50 नंबर के हो जाएँगे और थ्योरी 50 नंबर की हो जाएँगी। मैंने वीडियो में कहा भी था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इतना बड़ा बदलाव तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स, खासकर अगर मैं अपने सीबीएसई बोर्ड की कहूँ, मैं ऐसे किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल्स पे बहुत कम एफर्ट दिए जाते हैं। ये बात आप भी जानते हो, सच्चाई तो सच्चाई है। बहुत कम एफर्ट दिए जा रहे हैं, तो 50 नंबर के प्रैक्टिकल्स तो कर ही नहीं सकते हैं वो लोग। तो इसीलिए मैं तो इसके बात के खिलाफ था, जो कि सही भी साबित हुआ कि फॉर्मेट तो वही है। 30 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, और 70 नंबर का सॉरी आपका थ्योरी का पेपर होगा, और 30 नंबर के अभी भी आपके प्रैक्टिकल्स, इंटरनल्स, वो सब मिला-जुला के। वैसे तो वो प्रैक्टिकल के नंबर बोले जाते हैं, बट आप भी जानते हैं कि वो प्रैक्टिकल के नंबर आपके पूरे साल के परफॉर्मेंस से भी कहीं न कहीं अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो टीचर के हाथ में कहीं न कहीं होते हैं। तो वो चलो उसकी बात हम कभी और करेंगे, लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे उसे अटेम्प्ट करने के मिलेंगे। उससे पहले जो टाइम मिलता है वो सब तो अलग है, लेकिन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, यानी कि मार्क्स और टाइम का जो रेशियो है वो तो लास्ट ईयर जैसा ही है। लेकिन एक बड़ा बदलाव, 35 क्वेश्चन इस बार आएँगे और सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपल्सरी मतलब इंटरनल चॉइसेस होंगी, लेकिन 30 अ क्वेश्चन, हमारे टाइम पे 27 क्वेश्चन आते थे, 27। अब फिर धीरे-धीरे वो 30 हुए, अब जाके वो कहीं न कहीं 35 हो गए हैं, ठीक है ना? प्लस इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि 5 सेक्शंस होने वाले हैं। पहले क्या हुआ करता था, हमारे टाइम पे बोर्ड की बात करें 3 सेक्शन होते थे, अब 5 सेक्शन हो गए हैं। 5 में से पहला सेक्शन और लास्ट सेक्शन सबसे बड़ा बदलाव है। पहला सेक्शन आपका प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और 1, 2, 10 नहीं, 18 क्वेश्चंस। मतलब आपके पहले सेक्शन में 18 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क ईच, 18 सवाल एमसीक्यू। 10th के आपको एग्जाम में शायद पता हो, 80 नंबर का पेपर है, और आउट ऑफ 80 20 नंबर के उनके एमसीक्यू आ रहे हैं। तो आपके 70 में से 18 नंबर, यानी रेशो 25% के आसपास का है। 25% एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेशो है, जो कि एक अच्छा रेशो है। और यहाँ पे ये बदलाव इसलिए लाया गया है ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स की भी साथ साथ तैयारी करने को मिले। बच्चा क्या करता था, सीबीएसई को पढ़ने के लिए सिर्फ वो फिर सीबीएसई वाली चीज़ें करता था, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन वो करता नहीं था, फिर उसकी हैबिट नहीं बनती थी। तो एक अच्छा डिसीजन है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया सीबीएसई ने यहाँ कि आपको 18 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म के दे दिए। उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन बी है, उसके में 7 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे जो 3 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो 5 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन ई जो है, जिसमें 2 केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो आएंगे, और 4 नंबर का हर एक सवाल होगा। अब आप ये जानते हैं
कि 4 नंबर का पूरा एक सवाल कभी भी नहीं आता है, 5 नंबर का पूरा एक सवाल कभी भी नहीं आता है, ये पार्ट्स में आते हैं, इधर 1 + 1 + 1 ऐसे, या फिर 3 + 2 या फिर 2 + 2 + 1 ऐसे करके फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शंस, वो अलग बात है। एंड यहाँ पे आप कह सकते हो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन, वो तो आप सब जानते हैं, ठीक है जी। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, सीबीएसई बच्चों का ये बहुत बड़ा गम, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वो तो हम सब जानते ही हैं, बट कई बोर्ड जैसे गुजरात बोर्ड वगैरह में कैलकुलेटर अलाउड। अच्छा, अब हम पहली बात तो ये है कि हम पेपर को डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं, उसके फॉर्मेट को डिस्कस करने आए हैं, क्वेश्चंस का क्या लेवल है उसको डिस्कस करने आए हैं। पूरा पेपर तो हम वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज हमने अभी सिलेबस ही नहीं किया, ना आपने पूरा सिलेबस किया होगा और ना ही हमने यहाँ पे भी पूरा सिलेबस कराया। अगर मैं इस चैनल की बात कर लूँ तो हमने यहाँ पे फिजिक्स में 4 चैप्टर्स आपको कराए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो उनके क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। और अगेन फोकस इज नॉट टू डिस्कस द आंसर, फोकस इज टू डिस्कस द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं, ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है कि मैं पूरा पेपर गो थ्रू कर चुका हूं एक बार, तभी मैं वीडियो बनाने आ रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस है, पहले पेपर गो थ्रू ही तो किया होगा मैंने। तो मैं इस पूरे पेपर का निचोड़ आपको एट द एंड ऑफ द 30 मिनट्स 20 मिनट्स दूंगा कि अब हम इस पेपर से सीखे क्या है, कि इस साल का जो बोर्ड का पेपर है वो एक्सपेक्टेशन कैसी रहेगी। ऑल्दो मेरे 14 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीबीएसई जो सैंपल पेपर लॉन्च करते हैं, पेपर उससे काफ़ी अलग आता है, फॉर्मेट तो वही आएगा, मैं लेवल ऑफ द पेपर की बात कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि लेवल बहुत ऊपर आ गया पेपर का, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि लेवल नीचे आ गया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सीबीएसई का सैंपल पेपर लॉन्च होता है, पेपर का जो लेवल है वो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे लेवल कैसा होने वाला है जरा समझे। जैसे कि पहला एमसीक्यू अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यानी कि जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, विच इज आंसर नंबर सेकंड। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको देख के ही आपने आंसर दे दिया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन से पहले पढ़ने से पहले एक बात बताऊं, सीबीएसई के क्वेश्चन में पेपर में, चाहे वो सैंपल पेपर हो चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, हमेशा ना वो ये सोचते हैं कि हम ना कोई सीधा क्वेश्चन नहीं देंगे वरना हमारी वैल्यू गिर जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते थे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, तो आंसर 0 था। लेकिन इन्होंने कैसे घुमाया, क्योंकि अगर सीधा पूछ देंगे तो वैल्यू चली जाएगी कि सीबीएसई सीधा क्वेश्चन देती है, तो सीबीएसई में क्वेश्चन सीधे ही आते हैं, बस वो ऐसे घुमा के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और एक्सिस पे आपको पोटेंशियल मिला V, तो बताओ उसी डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या मिलेगा। अब ऊपर की कहानी देने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें पता है आंसर इज 0 बिकॉज इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। तो मतलब वही वाली बात है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ठीक है थोड़े से घुमाए जाते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, हमारे थर्ड चैप्टर से ये डिपेंड करता है क्वेश्चन। आपको पढ़ाया गया था थर्ड चैप्टर में कि फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ता है, एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स वो उल्टा हो जाता है। अब आप ये ग्राफ देखें, इसमें ये रो है, ये टी है, तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, इसमें बढ़ रही है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा मटेरियल कौन है। ऑप्शन देखें अगर हम लोग, तो ऑप्शन में कॉपर और जर्मेनियम की बात हो रही है और निकल की बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो ये तो तय है कि हमारा जो सेकेंड वाला है वो कॉपर है, बिकॉज कॉपर इज मेटल, निक्रोम यहाँ पे कोई नहीं है बिकॉज वो एलॉय है, निक्रोम तो हटा दो। तो ये तो पक्का है कि सेकंड वन इज कॉपर, एंड सेकंड वन इज कॉपर का ऑप्शन वैसे तो सिर्फ सेकंड ही है, बट क्या ए जर्मेनियम है, तो आंसर है हाँ, जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर, एंड फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम भी होती है। अगेन हम यहाँ आंसर डिस्कस करने नहीं आए हैं, वो तो हम करने ही वाले हैं जीवन में, इन क्वेश्चंस को हम लोग डालने वाले हैं। हम यहाँ डिस्कस करने आए लेवल ऑफ द पेपर, साथ साथ आंसर डिस्कस हो रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, दो कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं और कोप्लेनर हैं, एक ही जगह पे सेंटर है, एंड पी एंड क्यू हैव देयर रेडिया इन द रेशियो, उनका रेडियस है 2:3 के रेशियो, यानी अगर एक का रेडियस है 2 तो दूसरे का रेडियस हमारे पास 3x हो जाएगा। और आपको सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैसे, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू0 I अपॉन में 2r होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं Q कैरीज करंट 9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, एंड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो, ये तो कॉमन सेंस है, अगर एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो, और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना है दूसरे के लिए क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो एंटी वाले तो आंसर हटा ही देते हैं, यानी 6 तो हटा ही दो। अब बात रही 3, 9 और 6 की, यानी कि 3 एम्पियर इन क्लॉकवाइज, 9 एम्पियर इन क्लॉकवाइज, 6 एम्पियर इन क्लॉकवाइज। तो जब आप यहाँ पे, अगर मैं इसको रफली यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूं सॉरी, आई होप आपको ये दिख जाए यहाँ पे, तो ये अलग कर ले लेते हैं। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन में 2r लेते हैं अगर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r अगर हम लोग लेते हैं, तो इसका जो रेशो है वो 2 है और इसका रेशो जो है वो 3 है। तो अगर इस वाले में करंट दौड़ रहा है 9, तो इस वाले में करंट कितना दौड़ेगा? तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पहली बार 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है। अब 9 इंटू में 3 कितना हो जाता है? 9 इंटू में 3 कितना हो जाता है? 27। और इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो आई की जो वैल्यू, बिकॉज रेशियो इज 2:3, तो अगर इसमें करंट जा रहा है 2 तो इसमें जा रहा होगा 3, तो इफ लूप क्यू कैरीज करंट ऑफ 9 एम्पियर, सॉरी यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 तो 6, 3 to 6, तो 6 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अगेन मैं इसको पूरा सॉल्व, आप बोलोगे मैं पूरा भी सॉल्व कर दूंगा, बट अभी हमारा अगेन, लो यार तुम ऐसे गालियां मत देना कि सर आधा आधा सॉल्व करवा रहे हैं। पहले बात तो पेपर के यहाँ सॉल्व करने की तो बहुत लफड़े होते हैं यार, बट अब अगेन हम पेपर सॉल्व करने यहाँ नहीं आए हैं यार। चलो म्यू नॉट आई, इसका आई हमें निकालना है अपॉन में 2, आर जो इसका है उसका रेशियो है 2, ठीक है, 2x मान लेते हैं चलो, और इसका म्यू नॉट, करंट इसमें 9 एम्पियर दौड़ रहा है और 2, और इसका जो रेशियो है वो है 3r। अब r से r कैंसिल हो गया, या x लिया था इसको तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया 3, तो 3 इंटू 2 6 आ गया ना, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आई हमारे पास कुल मिला के 6 आ गया। अब 6 है और आंसर है क्लॉकवाइज, तो आंसर इज 4th। तो अगेन बात वो नहीं है, बात है लेवल, देखो लेवल कुछ भी नहीं है। पहले 4 क्वेश्चन में से सिर्फ चौथा क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हमें मेहनत करनी पड़ रही है उसे सॉल्व करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए, है ना, बाकी तो ओरली हो गए थे। अब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये तो हमने क्लास में ही डिराइव किया हुआ ये क्वेश्चन। अगर आपने सारे लेक्चर देखे हैं मैग्नेटिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के, तो आपको पता है इसका आंसर 4:3 आना है, 3rd आंसर है। ये तो हमने क्लास में किया हुआ है, जिन्होंने लेक्चर देखे उनको पता होगा। अच्छा, ये चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, ये चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर भी हमने किया नहीं है, इंडक्शन चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, YDSC यानी कि वेव ऑप्टिक्स अभी हमने किया नहीं है, डुअल नेचर अभी हमने किया नहीं है, एटम किया नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है यार, अभी तो हमने बहुत सारे चैप्टर नहीं किए। लेकिन अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का लेवल देखोगे ना, तो लेवल बहुत ही इजी रहेगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है आउट ऑफ 12-13 जहां पे आपको अभी तक बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाना है। और यही ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ फिजिक्स के पेपर के लिए, जो हमारा 10th का मैंने अभी साइंस के पेपर डिस्कस करा है वहां पे भी यही बात की है। कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं, ये तो जेन्युइन बात है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जहां पे आपको सीधा आंसर मिल जाए। लेकिन कोई भी क्वेश्चन टेढ़ा भी तो नहीं है ना, बस भावनाएं बदल दी हैं, वैल्यू बदल दी हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बोल दिया है, एक क्वेश्चन होता है नॉर्मल सा केमिस्ट्री में, इथेनॉल को ब्यूटेन में डालेंगे तो क्या होगा, वहां बोल दिया सीता ने इथेनॉल लिया और गीता ने ब्यूटेन लिया, दोनों ने उनको मिक्स किया। तो कान वैसे ही पकड़ने हैं, बस घुमा के पकड़ लेने। ये हमारा EMI का क्वेश्चन है तो अभी नहीं करना है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन तो हमारा सेकंड चैप्टर का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज जो है वो 2 तक बढ़ रही है, डिस्टेंस 2 मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट है, फिर कम हो गई। अब आप सबको शायद पता हो कि, थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं मैं ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख जाएं, लेट्स से दिस। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफली याद दिलाऊं, शायद आपको याद आ ही जाएगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर आपने की है तो, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो -dV/dx होती थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल का रेट अगर बढ़ने का होगा तो तो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो कांस्टेंट होगी। अब पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अब वो कांस्टेंट माइनस में रहेगी बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहेगी। फिर क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। उसके आगे
वोल्टेज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में कांस्टेंट हो जाएगी। सो आंसर इज फर्स्ट, बिकॉज ये तो गलत ही है। और नीचे वाले की बात करें ये भी गलत है। इसमें कई बच्चे ज्यादातर केसेस में ये वाला आंसर मार्क करके आते हैं, बट वो गलत हो जाएगा, बिकॉज जब पोटेंशियल बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में होती है और पोटेंशियल कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। अच्छा, यानी एमसीक्यू में आपको पता ही होगा 2 एजर्शन रीजन 3 एजर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी इस पेपर के हिसाब से बात करें तो 3 हमारे पास एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है, 17, 18 और 19। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो इस तरीके से भी बात हो सकती है। इसमें से हमारे पास जो 16वां क्वेश्चन है वो सेमीकंडक्टर का है शायद, है ना, सेमीकंडक्टर का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, हाँ ये सेमीकंडक्टर का है। इसके बाद 17वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का है। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमारे पास डुअल नेचर का है। तो ये अभी फिलहाल तो मैं तीनों ही नहीं करना है, लेकिन एजर्शन रीजन के ऊपर हम लोग प्रॉपर एक लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे हम सारे के सारे एजर्शन रीजन ही कराएंगे। पूरे सिलेबस खत्म होने का तो वेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर तो बहुत लेट हो जाएगी। एक लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे हम पार्ट 1 के सारे एजर्शन रीजन कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो सवाल है ये हमारे पास 5th चैप्टर का है। अगर आपको पता हो, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पैरा 5th चैप्टर में पहले तो बहुत चीजें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी वो अर्थ मैग्नेटिज्म हुआ करता था, लेकिन अब अर्थ मैग्नेटिज्म वाला हिस्सा जो है वो डिलीट हो गया है। तो अब पैरा और डाया वाला हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स हो गया। अभी फिलहाल ये चैप्टर्स हमने किए ही नहीं है यार, तो इन पे बात नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, ये हमारे पास वेव। तो अब देखो पहले पार्ट से तो हमें ज्यादा क्वेश्चन मिले नहीं। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ के याद नहीं आ रहा कि ये हमारे पास ये जो 25वां क्वेश्चन है ये एक्चुअली में क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फिर आपने अभी तक तैयारी ढंग से नहीं की है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो अभी तक आपने तैयारी ढंग से नहीं की है। तो ये एक मैसेज है आप सबको कि भाई पहले ढंग से एनसीईआरटी भी कर लीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी किताबों से काम करना शुरू करते हैं लेकिन एनसीईआरटी पहले नहीं करते हैं। फिजिक्स में हमेशा से मैं बोलता हूँ बहुत सारी किताबें करनी ज़रूरी हैं, ऑब्वियस बात है। केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है बच्चों। पॉइंट ये है कि आपको पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए। जैसा अभी अगला सवाल एनसीईआरटी का, अगर आपको याद हो, 2 प्लेट्स हैं और दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है 17.7 इंटू में 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में और बिटवीन द प्लेट्स, अब आप याद करेंगे आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहती है ना, लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स अगर बात करें, ये हमने क्लास में किया हुआ है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10 की पावर -12 पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। बट अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, है ना। अब इसी क्वेश्चन में देख लो नीचे, पहली डेरिवेशन, अभी तक हमारे सिलेबस की पहली डेरिवेशन, कोई टॉर्क की डेरिवेशन नहीं आई हुई है, कोई साइक्लोट्रॉन तो चलो कट ही गया, कोई हमारे पास ओम्स लॉ की डेरिवेशन, सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं आ रही है। कंक्लूजन के लिए प्लीज वेट करेंगे। मैं अभी आपको बस 5 मिनट में इस पूरे पेपर का कंक्लूजन निचोड़ देने वाला हूं कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है सीबीएसई का पेपर देखने के बाद। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पैरेलल वायर्स के लिए यहाँ पे डेरिवेशन आ गई है, यानी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी वाला फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला आपको डिराइव करना है और फिर आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके 1 है, याद आया, 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी देनी है। मैंने बताया आपको हमेशा ऐसा ही होता है इस क्वेश्चन के साथ, पैरेलल वायर्स के साथ साथ 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछते ही पूछते हैं। और सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन डाल के आपको हिंट दे दिया कि देख भाई यहाँ से तैसे एक सवाल पूछा जा सकता है। समझ में आया ना कैसे करना। पहली बात तो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स वाला डेरिवेशन क्लास में करवा रखी है, तो यार आपको तो वीडियोस में सारे डेरिवेशन भी करवाई है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत कम ऐसे चैनल, अगेन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं मैंने देखा जहाँ पे प्रॉपर पूरी डेरिवेशंस करा रखी हैं। मैंने एक बार गो थ्रू किया था चैनल्स, तो मैंने देखा कि लोगों ने डेरिवेशंस नहीं करा रखी हैं। कुछ टीचर्स हैं 2-4 जिन्होंने करा रखी है, लेकिन उन 2-4 में हम भी आते हैं जहाँ पे हमने आपको हर एक फॉर्मूले की डेरिवेशन भी दी है यार, और क्या चाहिए बताओ बच्चों, है ना। चलो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगेन ये एक सवाल आ गया है ईएमआई का। ईएमआई से बहुत सवाल मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, तो अगेन निचोड़ बताऊंगा, बस 5 मिनट और रुको, इस पूरे का निचोड़ बताएंगे। ये हमारे पास LCR
का क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास डुअल नेचर का क्वेश्चन आ गया। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था कि हम इसके लिए तो मिले ही नहीं है कि पेपर डिस्कस कर सके, उस तो लेवल पे अभी हम है भी नहीं, क्योंकि अभी हमने सारे क्वेश्चन तो किए भी नहीं है, तो उस लेवल पे तो अभी हम है भी नहीं। चलो ठीक है, फिलहाल एक सवाल आ गया, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, धीरे 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 ये पास आएंगे, याद होगा, और यहाँ से दूर होते चले जाएंगे। ये हमने अगेन क्लास में ड्रॉ किए हुए हैं, एक एक सरफेस आपको ढंग से हाथ से ड्रॉ करवाया यार, है ना। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया इसके लिए, डायपोल के लिए। और दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के लिए याद होगा, सेंटर की तरफ आओगे तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आओगे तो ये दूर होते चले जाएंगे, ये दूर होते चले जाएंगे, ये दूर होते चले जाएंगे, है ना, और फिर ऐसे ऐसे आके ये, और तो ये वाले डायपोल बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हवा भरी हुई है, एरिया आपको दे रखा है, आपको सेपरेशन दे रखा है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, एरिया दे रखा है, डी दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर देना। एनसीईआरटी का सवाल है, 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट, अब तो याद आ गया होगा, अब तो याद आ गया होगा, एनसीईआरटी का सवाल है। अब Q इज इक्वल टू सी वी, सी आप पिछले पार्ट में निकाल चुके हो, V आपको 100 दे रखा है, Q आपके पास आ जाएगा। इसके बाद याद करेंगे एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन थे, इन्होंने एक ही बना के दे दिया, कह रहे हैं बताओ चार्ज कैसे अफेक्ट होगा अगर हम उसमें 3 मिलीमीटर यानी कि जितने हमारे कैपेसिटर की चौड़ाई थी उतने ही चौड़ाई का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। बट ध्यान रखें, वाइल द पोटेंशियल सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल नहीं हटाया, अगर पोटेंशियल हटा देते तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोटेंशियल लगे लगाए ये काम किया है, पोटेंशियल लगे लगाए अगर हम ये काम करेंगे तो चार्ज जो है वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 ना, क्योंकि 6 का डाला है, हाँ, तो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज जो है वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। वोल्टेज की बात करें तो सेम रहेगी और कैपेसिटेंस भी 6 टाइम बढ़ जाएगा। डिस्कनेक्ट करके डाला होता तो चार्ज सेम रहता, पोटेंशियल 6 टाइम्स कम हो जाती और कैपेसिटेंस तो 6 टाइम्स बढ़ता ही। तो ऐसे सवालों पे आपको ध्यान देना है, ये सवाल भी एनसीईआरटी का है तो लेवल वही रहेगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर बात करें, अगर आप और वाला पार्ट करते हैं तो 3 चार्ज है, माइनस क्यू, क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। ये अभी हाल ही में हम लोगों ने किया है, ये मैंने अभी आपको जो अभी इससे पहले एक वीडियो डाली है उसमें हमने एक एमसीक्यू करवाया आपको, ये वही क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड डेरिवेशन आ गई है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल के लिए रेडियस आर, डिस्टेंस सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। सरफेस पे बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट छोटे आर बाय बड़े आर का होल स्क्वायर, इनसाइड बात करें तो 0। उसके बाद ग्राफ बनाना है, यानी 2 डेरिवेशन अभी तक हमें 4 चैप्टर में से मिल चुकी हैं, जो कि एक अच्छा रेशो है मेरे हिसाब से। तो ग्राफ याद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, जब तक आप सेंटर पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे ही उसके सरफेस पे आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद कम होती चली जाएगी, तो वो ये ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, अगेन इसके बाद हमारे पास आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। तो अगेन ये तीसरी डेरिवेशन, 4 चैप्टर में से 3 डेरिवेशन, ये समझने वाली बात बहुत जरूरी है। Hence obtain the expression for the current through the conductor in terms of drift velocity, यानी I is equals to ENAVD का फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला E टाउ बाय m, और उसके बाद आपको डिराइव करना है I is equals to ENAVD। इसके बाद ये लो जी सीरीज पैरेलल वाला सर्किट, ये पैरेलल आ गया ना। अब रेजिस्टर्स को पैरेलल बैटरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हमने कनेक्ट किया था तो आपको याद होगा ई नेट अपॉन में आर नेट का फॉर्मूला E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3, ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। और 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। लो इसके बाद यानी कि 4 डेरिवेशंस आ चुकी हैं पहले 4 चैप्टर में से। अब मैं आपको निचोड़ बताने वाला हूं भैया, बस जाएगा नहीं, निचोड़ तो जान के जाइएगा। अब किरचॉफ रूल स्टेट करना है, किरचॉफ मेरे अभी तक के इतिहास में 10 साल 14 साल के इतिहास में स्टेट किरचॉफ लॉ मैंने शायद 1 साल में ही देखा होगा।
तो यहाँ पे वो दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भैया वो आपको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बेसिक लॉज की डेफिनेशन हम आपको नहीं देंगे, बेसिक लॉज की डेफिनेशन भी आ सकती है। और फिर आपको किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन यानी P/Q = R/S इसको आपको प्रूफ कर देना है। ठीक है जी, ये तो हमारे रे ऑप्टिक्स का ये आ गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है बच्चों, पेपर तो शायद यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद सेक्शन ई मैंने चेक किया था, दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे केस बेस्ड वाले वो हमारे एक एलईडी यानी कि हमारे सेमीकंडक्टर से और एक हमारे पास रे ऑप्टिक्स से, ठीक है ना। तो उसको तो अभी हम स्किप करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बच्चों अगर मैं इसकी निचोड़ की आपसे बात करूं तो निचोड़ क्या कहता है, निचोड़ ये कहता है इस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे तरीके से। अभी हम पेपर डिस्कस करने आए भी नहीं थे, ये तो आपके पास सबकी मार्किंग स्कीम भी होगी, वो सब भी होगा, वो पॉइंट नहीं है, वो अभी हमारा फोकस भी नहीं है। फोकस है कि अब हम क्या समझे, हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो अल्टीमेटली पूरा पेपर गो थ्रू करने के बाद मैं इस निचोड़ पे पहुंचा हूं कि आपको सबसे पहला काम करना है अपने डेरिवेशंस पे ध्यान देना है। डेरिवेशंस पे बहुत ध्यान देना है आपको, आप उससे इग्नोर करते हैं। आपको फॉर्मूलों को इस तरीके से समझना है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट पे आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल करें ना करें आपकी चॉइस है, एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स बहुत घटिया हैं, गंद हैं, उनको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेन आपको एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन तो करना ही करना। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं अभी, और की सब्जेक्ट की नहीं प्लीज। इसके बाद लेकिन ये काम जल्द से जल्द निपटा के आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो करना है ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर 10 ईयर, और हम जो पेपर्स आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि इस साल आपके पास नए फॉर्मेट पे किताबें नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे किताबें ढेर। देखो, एक यूट्यूबर को एक फायदा हमेशा से ये रहता है कि ये किताबें उसके पास सबसे पहले पहुंच जाती हैं। प्रमोशन के लिए कह लो, चाहे मैं साइंस एंड फन की बात कर लूँ, वहाँ पे प्रमोशंस करने के लिए, या प्रमोशन नहीं भी करो तो भी वो लोग रिव्यू के लिए किताबें हमेशा से हमें भेजते हैं। तो यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है नए सैंपल पेपर की किताबों का, जो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। चाहे वो टेलीग्राम पे भेज दें, चाहे वो हम कैसे भी आपको भेजें, वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन टाइम टू टाइम आप तक वो चीज़ें पहुँचती रहेंगी, उसकी आप टेंशन मत लें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर करें नए पैटर्न पे, क्योंकि पैटर्न में जो मेजर बदलाव आया है वो ये है कि आपको क्वेश्चन का लेवल वही है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ चीज़ें घुमा फिरा के दी गई हैं। एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको रिजल्ट दूं एक लाइन में तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पेपर का फॉर्मेट बहुत अच्छा बना हुआ है, आपका लेवल बहुत इजी सेट किया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बारी। तो अल्टीमेटली आप ऐसा खुश हो सकते हैं इस पेपर को देखने के बाद, हुए होंगे जो होशियार बच्चे, जब उन्होंने पेपर देखा होगा तो वो खुश हुए होंगे। तो 18 एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में। अच्छा एक बात और, ऑफलाइन में जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव भी ले। तो मैंने कहा हाँ यार लेंगे, लेकिन हम सब्जेक्टिव पेपर बचपन से करते आ रहे हैं अब तक, लेकिन हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा एमसीक्यू में नहीं है, तो हम एमसीक्यू के भी टेस्ट बढ़ाएंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी एमसीक्यू के टेस्ट बढ़ाएं। अच्छा नोटिस भी करो, अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है भी, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है भी, तो वो जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स इसके आ गए, तो 1 नंबर का हो गया। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये, तो इसमें 1 2 3 पार्ट आ गए, और इन 3 में भी देखो 2 पॉइंट पूछे हुए, तो ये 1 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, और इसमें 2 पॉइंट पूछे हुए, तो हर एक पॉइंट 1 नंबर का हो गया। तो कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा पूरा का पूरा 2 नंबर का या 3 नंबर का बहुत कम आ रहे हैं, जो हैं वो 1 2 ही हैं। ज्यादातर अगर 2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं तो 1 वर्ड वाले आंसर देने 3 पार्ट में। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली आपको छोटी छोटी बातों पे अब बहुत ध्यान देना है, उसके ऊपर आपके पेपर जो है वो डिजाइन होंगे। ठीक है जी, तो सलाह ये होगी कि सादा सादा सैंपल पेपर करें। इस पेपर के इंडिविजुअल क्वेश्चन हम हर एक चैप्टर में डालते रहेंगे, यानी जैसे कि मान लो हम 5th चैप्टर करेंगे तो 5th चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ से उठा के वहाँ डाल देंगे। अभी फिलहाल पैटर्न डिस्कस करना था, पैटर्न बहुत ईजी, पेपर बहुत ईजी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मिलते हैं, आगे के लेक्चर्स बढ़ाएंगे, कोर्स खत्म करेंगे, ऐसे सैंपल पेपर्स और करेंगे लाइव जाके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।